इसमें जो हमने यूजेस आपसे डिस्कस किए, मैंने कहा कौन कौन से किए हैं। नंबर 1, हाउ टू गेट द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड वन आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। सेकंड वन आपको था करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशंस या फिर डिटर्मिनेशंस ऑफ डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट्स। तीसरे नंबर पे हम जिस चीज़ की चर्चा लास्ट राउंड पे कर रहे थे वो था आपका डेरिवेशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फॉर्मूला और रिलेशन। सभी के मैंने 3-4 एग्जांपल इसलिए दिए कि आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक फॉर्मेट आपका तैयार हो जाए। अब मैं एक लास्ट और फाइनल एप्लीकेशन की बात करता हूं और इसके बाद फिर मैंने जो कहा था इनके हम तमाम सारे क्वेश्चंस और कुछ अलग डायमेंशंस पे जाएंगे। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन नंबर 4, ताकि आपके एक प्रिमिटिव डायमेंशंस का टॉपिक एक लगभग आपका फ्रेमवर्क तैयार हो जाए। चौथा एप्लीकेशन जो ध्यान देखना वो है आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स या कन्वर्जन ऑफ यूनिट सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल अभी मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का मतलब समझ में आता है, जैसा कि हमने मेजरमेंट में पढ़ा हुआ है, वी कैन यूज वेरियस सिस्टम्स फॉर द मेजरमेंट। सिंपलेस्ट वन आर द सीजीएस एंड एमकेएस। सबसे सिंपल पे जाता हूँ, दो सिस्टम आप सीजीएस और एसआई या एमकेएस के नाम से जानते हैं। सीजीएस सिस्टम आपको याद आना चाहिए, सीजीएस स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड का मतलब लेंथ आप मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, मासेस आप मेजर करेंगे इन ग्राम्स एंड टाइम इज टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेकंड। An SI system or an MKS system, MKS oftenly it is called meter, kilogram and second, means the length are to be measured in meter। यही नीचे लिख देता हूँ, इसके लेंथ आपका है मेजर करेंगे मीटर में, मासेस इन किलोग्राम एंड टाइम इन सेकंड। अब अगर आप देखें कन्वर्जन, कुछ कन्वर्जन में बहुत छोटी क्लासेस में पढ़े होते हैं। जो कन्वर्जन आपने पढ़े हैं मैं याद दिला देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ रखा है 1 मीटर है इज इक्वल टू द 100 सेंटीमीटर। एक और आपने पढ़ा होता है 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो मुझे नहीं लगता मैं कोई ऐसे कन्वर्जन बता रहा हूँ जो किसी ने सुने ही नहीं होंगे। और याद होगा एक आध इस टाइप के आते हैं, 1 आवर इज इक्वल्स टू, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, कोई बताएगा? सही कह रहे हैं, 1 घंटे में टोटल सेकंड हो जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका 3600। रीजन ईच एंड एवरी आवर, माइक बड़े फुर्ती से म्यूट भी कर लिया करो। ईच एंड एवरी आवर कंटेन्स 60 मिनट्स एंड ईच मिनट कंटेन्स 60 सेकंड्स, सो दैट टोटल 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकंड्स। और एक आध नाम बता देता हूँ, किलोमीटर पढ़ा हुआ है, किलोमीटर मीन्स 100 मीटर्स। ये ध्यान देखना, ये वो कन्वर्जन है जो सिंपल कन्वर्जन से आप मुझे लग रहा है 6-7 भी ज़्यादा कह रहा हूँ, शायद 3rd-4th क्लास के आसपास भी ये पढ़ते हुए आते हो। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, लाइकवाइज डेसीलीटर, डेकालीटर, ये सब। अब हम जहाँ कन्वर्जन पे बात कर रहे हैं तो मैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट में इनकी बात नहीं कर रहा, ये आप भी समझ में आ रहा होगा, किलोमीटर टू मीटर। अब मैं नहीं पूछूंगा कि 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। मुझे एक बात लेकिन मालूम है, जैसे अगर आपको याद हो हम यूनिट्स की चर्चा कर रहे थे, मैं फिर एक बहुत सिंपल चीज़ दिखाता हूँ, ध्यान से देखें। जिस यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, मैंने आपसे कहा था फोर्स, इसका आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2 एंड दैट्स वाई द एक्चुअल यूनिट ऑफ फिजिक्स, आई एम नॉट गोइंग फॉर द नेम। एक्चुअल यूनिट ऑफ द फोर्स आपकी क्या होती है? तो एक्चुअल यूनिट आपकी फोर्स होती है किलोग्राम, लेंथ का आपका मीटर और टाइम का आप कह देंगे पर सेकेंड स्क्वायर। फिर मैंने आपसे भी कहा था इट इज नेम्ड एज न्यूटन इन द ऑनर ऑफ ए साइंटिस्ट। तो ध्यान से देखोगे, न्यूटन इज नॉट द यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन इज द नेम गिवन टू दिस यूनिट। एक्चुअल यूनिट ऑफ द फोर्स इज द किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो मेरा क्वेश्चन है, मैंने कहा था मैं आपसे ये कन्वर्जन पूछने के लिए यहाँ खड़ा नहीं हुआ कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये मेरा मानना है आपको बचपन से मालूम है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये होगा कि अगर हम इस फोर्स को, ये जो सिस्टम मैंने लिया है, ये एसआई सिस्टम लिया हुआ है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर इसी फोर्स को मैं सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहूँ, यानी फोर्स एक यूनिट आपका एसआई सिस्टम में और एक यूनिट सीजीएस सिस्टम में, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड में आता है तो क्वेश्चन कैसे आता है ये मैं पहले दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, चले सिंपल कर देता हूँ, कन्वर्ट
SI यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन इनटू इट्स CGS यूनिट डाइन। और याद रखिएगा न्यूटन और डाइन दीज आर द नेम्स ऑफ द यूनिट्स। जैसे आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कहते हुए जा रहे थे न्यूटन, सिमिलरली द CGS यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किस नाम से आने आती है? डाइन। और वैसे भी आपको बताया भी गया है, क्या बताया गया है? यहाँ पे SI यूनिट न्यूटन है और CGS यूनिट डाइन है। आपसे कहेगा कन्वर्ट करें, या कोई बुक कहेगी आप इनका फैक्टर ऑफ कन्वर्जन कैलकुलेट करें, या कोई कहेगा इनका रिलेशन बताएं। तीनों क्वेश्चंस के मीनिंग एक ही है। तो सवाल है आप इस रिलेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आखिर हम कैसे पता लगाएंगे कि एक यूनियन न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। इसके लिए हम एक सिंपल सा कंसेप्ट लेंगे, उस कंसेप्ट को यहाँ लेके चलता हूँ। अब मुझे छोटी सी बात पहले आप बताएं, मान के चले मैं जिस रूम में खड़ा हुआ हूँ, और आप में से तमाम सारे लोग तो चूंकि इस हॉल में क्लास में लास्ट ईयर बैठ भी चुके हैं, तो एक मोटा आइडिया देते हैं। मान के चले लेंथ ऑफ दिस रूम इज 6 फीट। मैंने क्या कहा, आप जिस रूम में की मैं बात कर रहा हूँ, इस कमरे की लंबाई कितनी है? 6 मीटर। मैंने इसका 6 मीटर इज द लेंथ। अब कोई और आदमी कहता है इसी कमरे की लंबाई है 20 फीट। तो मुझे बताएं किसका कमरा छोटा है और किसका बड़ा? इस कमरे की लेंथ एक आदमी है इक्वल है। सही कह रहे हैं आप। इस कमरे में मैंने कहा था एक आदमी मीटर में नाप रहा है, कह रहा है 6 मीटर है 6, लेकिन यूनिट इस्तेमाल कर रहा है मीटर। दूसरा कह रहा है इट इज 20 फीट, वो फीट में नाप रहा है तो 20। तो 6 और 20 से कंपैरिजन मत कर लेना, बोले 6 मीटर वाले का छोटा सा रूम, 20 फीट वाले का बहुत बड़ा रूम। एक्चुअली ये कंसेप्ट कहता है कि आपका P, और आपको याद होगा मैंने कहा था कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखी जाती है NU मतलब क्या होता है? नंबर और यूनिट। तो ये आपसे कहता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप नापते हैं तो N1U1 इज इक्वल्स टू होता है N2U2, यानी पहले सिस्टम के नंबर और यूनिट, और चाहे दूसरे सिस्टम के नंबर और यूनिट लें, फिजिकल क्वांटिटी वही रहेगी जो आपने जवाब दिया था, कमरा इक्वल है, कमरा सेम है। जैसे मैंने कहा था इस रूम की लेंथ अगर मैं नाप रहा हूँ, कोई पहले यूनिट सिस्टम में नापता है N1 6 यूनिट, आपने ली फर्स्ट मीटर, चाहे कमरा 6 मीटर नापे और चाहे आप इसे 20 फीट नापे, नंबर सेकंड हो गया, यूनिट सेकंड हो गई है। लेकिन एक मज़ेदार बात है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी थी लेंथ ऑफ द रूम, ये दोनों केसेस में आपकी सेम आएगी, इक्वल आएगी। क्या है मेरा कंसेप्ट समझ में आता है? और अगर ये समझ में आता है तो आपको दिखेगा किसी भी क्वांटिटी के लिए जब भी आप मेज़र करेंगे। अब मैं इस चीज़ को यहाँ उठाते हुए चलता हूँ, बहुत ध्यान से मेरा सॉल्यूशन देखना। मैं आपको बताऊंगा एज N1U1 इज इक्वल्स टू कितना होता है? N2U2। किसी भी क्वांटिटी को आप चाहे पहले सिस्टम में मेज़र करें, चाहे सेकंड यूनिट सिस्टम में मेज़र करें, क्वांटिटी उतनी रहेगी, वो थोड़ी बदल जाएगी। अब अगली चीज़, इसका मतलब मैं मान के चलता हूँ 1 न्यूटन, नंबर मैंने माना है 1, यूनिट मान ली मैंने न्यूटन। मैं मान के चलता हूँ 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू कुछ डाइन होंगे, कुछ डाइन मतलब 10, 100, 1000, 10,000 या 0.1, वॉट एवर मे बी द केस, तो बाद में कैलकुलेट होके आएगा। लेकिन ये कंफर्म है कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू कुछ ना कुछ डाइन जरूर होंगे, चाहे 100 हो और चाहे 0.01 हो। तो मैंने कहा इज इक्वल्स टू कितने होने चाहिए? N2 डाइन होने चाहिए। कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा भैया। जैसे 1 मीटर में 100 मीटर या 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो N में भी कुछ ना कुछ होगा, और वही आपसे निकलवाना चाह रहा है, कह रहा है यही कन्वर्जन फैक्टर या यही रिलेशन आप मुझे निकाल कर दें। अब जब इसको करने जाओगे तो तुम पूछोगे इसमें हमारा रोल कहाँ आएगा? डायमेंशनल एनालिसिस का वैसे आएगा क्योंकि आपको मालूम है न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन का एक यूनिट है फोर्स की, और 1 न्यूटन की जगह हम रख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2। बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल साफ दिखे। ऐसे आप देखेंगे डाइन, इट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ फोर्स। भैया दोनों फोर्स की होंगी तभी तो रिलेशन निकालोगे। तो डाइन की जगह, यूनिट की जगह मैंने क्या रख दिया? डायमेंशनल फॉर्मूला। या आपको पहला यूज याद आया होगा, उस समय हम डायमेंशन से यूनिट निकालते थे। जैसे अभी मैंने निकाली थी डायमेंशन से यूनिट, अभी मैं क्या कर रहा हूँ? यूनिट से डायमेंशन रख दी, वो मुझे याद है डायरेक्टली। अब
अंतर क्या है फिर दोनों MLT -2 का मतलब क्या होगा, इस साइड आप देखना पहले सिस्टम के मास लेंथ और टाइम होंगे, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन M1 L1 T1। न्यूटन SI सिस्टम में वो मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में और टाइम सेकंड में होगा। N2 आपने डाइन लिया है, डाइन कौन सा सिस्टम है, CGS, इसमें आपके मास लेंथ और टाइम अलग होंगे, ये 2 मान लिए। क्या होंगे वो आपको ध्यान रहे, इसलिए मैंने यहाँ दिखा भी दिया था। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। कोई नया आया हो, लेट रहा हो, उसने ये नहीं पढ़ा हो तो याद दिला देता हूँ। बस मेरा क्वेश्चन हो गया। तुम कहोगे ऐसे कैसे हो गया, अभी याद हो जाता है। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, N2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, अपॉन में जाओगे ना, अपॉन में जाओगे तो ये होगा M1 अपॉन M2, यही होंगे M1 अपॉन M2, साथ में होंगे L1 अपॉन L2 और इसके बाद होंगे T1 अपॉन T2 की पावर -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, N2 की वैल्यू निकल आई। आप कहेंगे अभी वैल्यू कहाँ से निकल आई, हमें तो दिख ही नहीं रही। ध्यान से देखो, निकल आएगी। ज़रा इधर देखो 1 मिनट में। बट आओ देखो M1 अपॉन M2, M1 अपॉन M2 क्या है, ध्यान से मुझे सुनना एक ही बार में। M1 क्या है, मास नंबर 1, मास नंबर 1 न्यूटन साइड का। न्यूटन साइड मतलब SI यूनिट ऑफ फोर्स। SI यूनिट में मास क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा था, ये होता है MKS। SI सिस्टम में मास आप लेते हैं किलोग्राम में। जिन लोगों को ध्यान नहीं है उनके लिए एक बार मैंने इसलिए रिपीटली ले लिया है। अब M2 आपका कौन सा है, M2 इस साइड का है, डाइन साइड का। डाइन साइड का जो मास है वो आप कौन सा सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, CGS, दिख रहा है, यही कह रहा था, CGS यूनिट डाइन। CGS सिस्टम में, इस सिस्टम में मास आप किस में नापते हैं, G फॉर ग्राम, यानी कि आपका किलोग्राम अपॉन ग्राम। और जो मैं पूछ रहा था भैया, इतना पता होता है, 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, यानी किलोग्राम अपॉन ग्राम का रेशियो, चाहे रेशियो कह दो चाहे डायरेक्ट वैल्यू रख के कह दो, कितना आना चाहिए, 1000। अब ज़रा लेंथ अपॉन लेंथ देखें, L1 अपॉन L2 देखोगे, फिर एक बार देख लें L1 कहाँ से आ रहा है, L1 न्यूटन साइड से है, न्यूटन L1 साइड पर है। और न्यूटन कौन सी यूनिट है, SI यूनिट। SI सिस्टम में लेंथ होती है मीटर। अब L2 सेकंड वाली लेंथ कौन से सिस्टम की है, वो डाइन साइड की है, डाइन यानी CGS साइड। CGS सिस्टम की लेंथ नंबर 2। CGS सिस्टम का लेंथ किस में होता है, CGS, C फॉर सेंटीमीटर, यानी आपको नजर आएगा ये होगा मीटर अपॉन सेंटीमीटर। और ये सबको मालूम होना चाहिए, जो मैं कह रहा था, मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100। अब लास्ट T1 अपॉन T2 एक मज़ेदार बात है, CGS और MKS दोनों सेकंड होते हैं, तो T1 अपॉन T2 आपका निकलेगा सेकंड अपॉन सेकंड, यानी ये रेशियो आपका 1 रह जाएगा। अब आप पूछेंगे इससे क्या होगा, बस मैंने कहा था ना ये हो तो गया, तो मैंने कहा था जो आपने को निकालना तो सारा कंप्लीट हो गया। इसका मतलब आपका N2 इज इक्वल्स होगा M1 अपॉन M2, बोले तो 1000, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। लेंथ का रेशियो दोनों सिस्टम के कितना आएगा, 100 इंटू T1 अपॉन T2 1 और 1 की पावर -2। अब ये मत निकालने बैठ जाना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी N2 इज इक्वल्स टू, आप सिंपली क्या कह सकते हैं, बजाय इतना लंबा लिखने के मैं लिख देता हूँ 10⁵ और जैसे ही N2 निकला, बस दैट्स ऑल। आप ध्यान देखो आपने क्या माना था, आपने यही तो माना था 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे, N2 डाइन होंगे। और अगर आप ऐसा ले लेते हैं तो आप देखें आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। इसलिए आप क्या चीज़ बता देंगे, आप बताएंगे 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन्स, दैट इज अवर कन्वर्जन या कन्वर्जन फैक्टर। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं ये बताएं, रिलेट करें, कन्वर्जन फैक्टर निकालें। ये इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब किसी आदमी को भयानक डाउट हो तो मुझे संपर्क करें, बताएं।
दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। और ये क्या कहा तुमने, कहाँ तो जहाँ जहाँ शुरुआत में अटके थे वहीं पूछ लेते भाई, कहाँ से अटक गए मुझे बताओ। सर ये आपने अपॉन में लिखा है वहां से सर। ये M1/M2 वाला, ये वाला ना, जी सर। ठीक है, ये तो समझ आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है M1/M2 ये लाए, ठीक है। आप जो M1/M2 ले रहे हैं इसको ध्यान देखें, जब आप M1/M2 लेते हैं तो इस M1/M2 को ध्यान से देखें, ये M1/M2 है क्या। M1 आपने क्या रखा था, M1 आपने फर्स्ट सिस्टम में मास रखा है, M2 आपने सेकंड सिस्टम का मास रखा है। फर्स्ट और सेकंड सिस्टम तो साफ नजर आ रहे हैं। अब मेरा सवाल है फर्स्ट सिस्टम में मास, पहला सिस्टम है कौन सा, पहला सिस्टम आप चेक करें यहीं पे, न्यूटन। कौन से सिस्टम से है, ये एसआई सिस्टम से है। और एसआई सिस्टम में मास क्या होता है, एसआई सिस्टम में मास आपको मालूम है किलोग्राम में ना मेजर करते हो। सेकंड सिस्टम में जाए, हाँ कोई डाउट, सेकंड सिस्टम अपॉन M2, M2 किस में था, M2 जरा देखें सीजीएस यूनिट से आया है, सेकंड सिस्टम सीजीएस साइड से ले रहे थे ना, सीजीएस में आपका मास किस में होता है, ग्राम में। अब किलोग्राम अपॉन ग्राम का रेशियो कितना होगा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बताएं, 1000 होते हैं, डेफिनेटली मैंने ये लिया है 1000। अब सेकंड देखें, लेंथ अपॉन लेंथ, लेकिन लेंथ अपॉन लेंथ कौन सा, लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम, लेंथ इन सेकंड सिस्टम। आज जरा देखें फर्स्ट सिस्टम की लेंथ देखें, पहले देखें फर्स्ट सिस्टम था कौन सा, तो इसलिए ऊपर को जाना पड़ेगा अगर हम भूल गए हो। फर्स्ट सिस्टम न्यूटन वाला था, न्यूटन वाला मतलब क्वेश्चन ध्यान आ जाएगा, न्यूटन वाला मतलब एसआई सिस्टम। तो लेंथ आपकी फर्स्ट सिस्टम यानी कि एसआई सिस्टम में L1 रखा जाएगा मीटर में, जबकि L2 आपका सेकंड सिस्टम का है, सेकंड सिस्टम अपना सीजीएस है, ये सेंटीमीटर। फिर वही सवाल बनेगा, क्या सवाल बनेगा, मीटर अपॉन सेंटीमीटर, इट विल बी 100, सही है ना। अब रखने वैल्यू बस 1000 × 100 किया 10 पावर 5, जो हमने माना हुआ था 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू N2 डाइन, ये हमने मान ही लिया था भाई, कुछ ना कुछ डाइन तो होंगे 10 20 50। अब हमें पता नहीं था ना 10 की पावर 5 है, तो अपन तो सीधा लिख देते, मैंने तो माना था कुछ ना कुछ होंगे, तो जो कुछ ना कुछ थे वो कितने आए 10 रेज़ टू पावर 5। तो ये मैंने इसको और थोड़ा डार्क कर देता हूँ रेड पेन को, तो ये हमने क्या शो कर दिया, ये हमने शो कर दिया है 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, मैं एक और सॉल्व करता हूँ, 100% समझ में आएगा दूसरी बार में, ठीक। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आराम से, ये लिया जनरली सभी ने, कोई रह गया तो बता देना फुर्ती से। हाँ जी बोले। सर ये जो डाइन वाला कन्वर्जन है, हाँ ये सिर्फ फोर्स के साथ लग रहा है या फिर और दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ भी लग सकता है? मतलब समझे, दोबारा रिपीट करो, समझ नहीं पाया। सर ये जो डाइन वाला कन्वर्जन है ना, हाँ जो अपन ने 1 न्यूटन को ये 10 की पावर 5 टाइम्स हाँ निकाला है, हाँ, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स के साथ लगेगा कि बाकी और फिजिकल यूनिट्स के साथ इसको अप्लाई किया जा सकता है? नहीं भैया आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने लिखा है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, मैंने कहीं नहीं लिखा कन्वर्जन ऑफ डाइन। यूनिट्स मतलब ही है ये सबके साथ लग रहा होगा, तभी तो हमने लगाया, नहीं आया समझ में। हमने यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला लिया, डायमेंशनल फॉर्मूला केवल फोर्स का थोड़ी होता है, डायमेंशनल फॉर्मूले कम से कम 30 तो हमने पढ़ लिए, 60-70 की लिस्ट हमारे पास पड़ी है, और फ्रेशर खोल लें तो 120 हो जाएंगे, मतलब पक्का है इतनों में तो लगेगा ही, इतनों का कंफर्म कर देता हूँ। ये केवल इसमें नहीं लगेगा तो सब में लगेगा, जिनमें डायमेंशंस होंगे, जिनमें क्वांटिटी होंगी, क्योंकि जो हमने N1 U1 N2 U2 लिया था, मैंने कहा था ना फिजिकल क्वांटिटी, आई हैव नॉट सेड फोर्स, एंड दैट्स व्हाई लास्ट मैंने सेंटेंस क्या कहा, मैंने कहा आप इसकी फौरन से स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं एक दूसरा एग्जांपल दूं। दूसरा एग्जांपल मतलब ये और जगह भी एप्लीकेबल है। पहले बताएं कोई स्क्रीनशॉट को तो नहीं बचा, कोई बचा तो नहीं, मैं रब करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब एक नेक्स्ट चलते हैं, हम ध्यान देखें कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में। अब अगले नंबर पे, अब चूंकि आपको मीटर किलोग्राम जनरली मालूम है तो इसलिए मैंने वो हिस्सा रब कर दिया, भैया मीटर कितने किलोमीटर मीटर है जनरली आपको मालूम होंगे। अब मेरा अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन में आपसे कहता है, बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है, अभी आपके लिए रफली समझाने के लिए क्वेश्चन इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, बाकी एग्जाम में टाइप से आता है कन्वर्ट दिस सिस्टम फ्रॉम दिस सिस्टम। ये शॉर्ट में क्वेश्चन आपसे कहेगा कन्वर्ट 1 जूल और ब्रैकेट में लिख देता हूँ SI, मतलब समझ में आ रहा है ना, जूल कौन सा सिस्टम है, SI इनटू, मैंने कहा था चूंकि अपने पास क्या है ऑफलाइन ऑनलाइन में हो तो जगह थोड़ी कम पड़ जाती है ना, तो अर्ग लिख देता हूँ और अर्ग में लिख देता हूँ CGS, मतलब समझ में आ रहा होगा, वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज मैंने शॉर्ट कर दी, डायरेक्ट लिख दिया है। क्या 1 जूल SI सिस्टम वाले जूल को काय में कन्वर्ट करें, अर्ग में। अच्छा, किसी को ये ध्यान है जूल यूनिट किसकी होती है, वर्क डन या एनर्जी की, बढ़िया, तो ये आपको याद है वर्क डन। बाकी बुक्स में क्वेश्चन प्रिंट देखेंगे तो लंबा आएगा, द SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड द CGS यूनिट ऑफ द वर्क डन इज अर्ग, फाइंड आउट अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इतना कौन लिखेगा यार, अपना शॉर्ट में हो गया 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो। सबको समझ में आ रहा है, सब मेरे साथ अच्छे इंटेलिजेंट टाइप के लोग जुड़े हैं, ठीक है ना। अगर आप 1 जूल को कन्वर्ट करना है तो मुझे एक बात मालूम है, क्या मालूम है, वर्क यानी इस फिजिकल क्वांटिटी को चाहे मैं पहले यूनिट सिस्टम में मेजर करूं चाहे दूसरे सिस्टम में, वैल्यू बराबर आएंगी। जैसे मैंने आपको सबसे सिंपल एग्जांपल दिया था कमरे की लेंथ, चाहे मैं 6 मीटर नापूं चाहे 20 फीट नापूं, इन बोथ द केसेस द फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, द लेंथ विल बी सेम। Either it is measured in the first system or it is measured in the second system, our physical quantity जो इस क्वेश्चन में वर्क डन है अगले में बदल सकती है, वो इक्वल रहेगी। ये बेसिक प्रिंसिपल है, फिजिकल क्वांटिटी N1U1 इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, N2U2। अब सवाल है ऐसा है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चूंकि हमें कन्वर्ट करना है तो हम कह देंगे 1 जूल इज इक्वल्स टू, और 1 जूल इज इक्वल्स टू मैं मानूंगा N2 अर्ग। फिर वही बात, मुझे नहीं मालूम कितने अर्ग हैं, पता नहीं 100 निकलेंगे, 10,000 निकलेंगे, 10 लाख निकलेंगे, तो भविष्य तय करेगा क्या निकला, है ना। लेकिन ये कंफर्म है 1 जूल में कुछ ना कुछ अर्ग होंगे, ये मुझे कंफर्म है। और 1 जूल में अगर कुछ ना कुछ अर्ग हैं तो मैं इसको कैसे लिख देता हूँ, मान चलें ये मेरा बेसिक सेंटेंस है जो मैंने मान लिया 1 जूल में भैया कुछ ना कुछ अर्ग है। अब क्या करोगे, अब इनको डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे, अब आप कहेंगे हैंस, बहुत ध्यान देंगे, जब हैंस करके चलता हूँ तो मैं लिखूंगा 1, जो मैंने कहा था यूनिट की जगह डायमेंशन रख दें 1, वर्क डन की डायमेंशन एक आध लोगों को मेरा मानना है अब याद हो जानी चाहिए, क्योंकि हम लास्ट एप्लीकेशन पर है। हाँ, सही कह रहे हैं आप लोग, बढ़िया। बाकी लोगों से भी आग्रह करूंगा भैया इनकी तरह याद करें। तो मैंने कहा अरे सॉरी 1 जूल इज इक्वल्स टू N2 अर्ग, अर्ग भी क्या होगा ml स्क्वायर T-2। आप कहेंगे इन दोनों में अंतर क्या है, ऐसे तो कैंसिल हो जाएंगे, नहीं होंगे ना, ऐसे कैसे हो जाएंगे, क्योंकि ये जो ml2 है ये पहले सिस्टम का है, फर्स्ट यूनिट सिस्टम, यानी ये पहले यूनिट सिस्टम का मास है, पहले यूनिट सिस्टम की लेंथ है। ये 1 दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है यार, रेड पेन वाला क्यों, मैं लिख तो देता हूँ, पता नहीं ये नहीं पता चलता है, रेड देखने में आता है एक्चुअली। हाँ नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्या उस साइड से क्या स्थिति है मुझे कैसे समझ में आएगी, अपनी तरफ से मैंने बढ़िया 1 लिख दिया, पता चले लोगों को दिख ही नहीं रहा। चले ऐसे ही ये जो आपके 2 है, ये आपके 2 कौन से हैं, ये सेकंड सिस्टम डिनोट कर रहे हैं। अब शायद इश्का ने पिछली बार पूछा था डाउट, है ना, इश्का ही थी ना। हाँ अब ध्यान से देखना, ये समझ में आया, ये आपने ml स्क्वायर T-2 ml स्क्वायर T-2 जूल और अर्ग वर्क के डायमेंशंस रख दिए। अंतर क्या है, जूल पहले सिस्टम का है 111, अर्ग सेकंड सिस्टम का है, यानी ये इस सिस्टम का मास है, वो उस सिस्टम का मास है। इस और उस सिस्टम का मतलब समझ में आता है, इस सिस्टम में हो सकता है हम ग्राम में नापें, उस सिस्टम में किलोग्राम में नापें, किसी तीसरे में क्विंटल में नाप रहे हो। तो ये जैसा सिस्टम, फिर वो हम देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, सिस्टम के अकॉर्डिंग हम उनको चेंज करेंगे। पहले तो अपना एक काम कर लें, N2 इज इक्वल्स टू, जो जितनी मैथमेटिक्स हमें आती है उतनी तो कर ही लें, ये अपॉन में चला जाएगा, ये हो जाएगा M1 अपॉन M2, साथ में हो जाएंगे L1 अपॉन L2, ये स्क्वायर हो जाएंगे, और T1 अपॉन T2 की पावर -2 हो जाएगी। बस हमारा क्वेश्चन ध्यान देखना निकल चुका है।
आई हैव टू जस्ट सब्सटीट्यूट द करेक्ट वैल्यूज, और करेक्ट वैल्यूज के लिए मैं फिर यहाँ ध्यान से देखो, अगली बार भी बहुत संभाल के लिखता हूँ, इस कॉर्नर पे ध्यान देना। ये कॉर्नर का आएगा जब आप m1/m2 लेंगे, m1/m2 का मतलब समझिएगा इश्का जी, मास इन फर्स्ट सिस्टम एंड मास इन सेकंड सिस्टम। अभी पहला सिस्टम क्या है देखो ध्यान से, जूल। जूल कौन से सिस्टम में दिख रहा है, ये एसआई सिस्टम में, यानी एसआई सिस्टम में मास, एसआई सिस्टम में मास होता है किलोग्राम में। अब दूसरा सेकंड सिस्टम, सेकंड सिस्टम कौन सा है, अर्ग यानी कि सीजीएस सिस्टम। ये सेकंड वाला सिस्टम सीजीएस में नापा गया है। सेकंड सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में मास सेकंड, ये मास काय में नापा जाएगा, ग्राम में। क्या ये समझ में आ जाता है, हाँ या ना बताएं, बस इतना। मैं अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो मुझे बताओ, सभी को आ जाता है, कोई डाउट? और ऐसा हो क्या कर रहा है, अच्छे से बोलना। और अगर ये समझ में आ जाता है किलोग्राम अपॉन ग्राम, तो ये भी समझ में आ रहा होगा किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम। तो इसका मतलब ये रेशियो वैसे ही यार बच्चों वाला रेशियो है। अब ऐसे ही चले जाओ, L1/L2, लो पीयूष बता रहा है ये रेशियो, तो उसे ही मालूम है, हद हो गई। अब L1/L2, L1 फिर दिखा देता हूँ, एसआई सिस्टम का है लेंथ 1, एसआई सिस्टम में लेंथ 1 होगी मीटर में। L2 है सेकंड सिस्टम में सीजीएस की, सही कह रहे हैं, ये सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये रेशियो हो जाएगा 100। अच्छा, T1/T2 बढ़िया है, दोनों सेकंड में होंगे, तो दोनों सेकंड यानी कि 1 हो गया बस। और ये किसके यहाँ बच्चे उदम कर रहे हैं चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, मजे आते हैं, क्लास अच्छी लगती है। चलो m1/m2 उठाएंगे, अब देख क्या होगा, m1/m2 सीधा वैल्यू रखता हूँ ना, 1000, L1/L2 था 100, और 100 का भी ऊपर से स्क्वायर, और इसको छोड़ो, T1/T2 क्या कर लेगा, कुछ नहीं, 1 की पावर -2 है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। देखो ध्यान से, पावर 4 ये हो गई, 3 ये हो गई, यानी इतना तो सबको दिख रहा होगा, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 7। और जैसे ही हो गया, अभी मत गिनने बैठ जाना कैसे, इतना तो दिख जाता है। जैसे ही N2 यानी 10 की पावर 7 हुई, वैसे ही हमारा रिलेशन भी निकल गया। और कहाँ निकल गया, तो बस यहाँ से फिर दिखा देता हूँ, ये आपने निकाल लिया। ध्यान से देखें, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया लगभग। और क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन आपसे कह देगा 1 जूल में कितने अर्ग होंगे। आदित्य तुम्हें समझ में आ गया, ये हमारे लिए केवल फोर्स का क्वेश्चन नहीं था, ये अर्ग वर्ग सब में लगेगा। और जाने कहाँ कहाँ लगाऊंगा अभी, तो 10 की पावर 7, और ये हो गए अर्ग। ये हमारा रिलेशन या कन्वर्जन फैक्टर कंप्लीट हो गया। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, और किसी व्यक्ति को नहीं समझ में आया हो तो एक बार और मुझे पूछ सकता है। ले लें फुर्ती से स्क्रीनशॉट। चल ले लिया सभी ने, कोई रह तो नहीं है। देन अब हम एक तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। और मीटिंग एंड हो जाए तो हमेशा की तरह सबको पता होगा, एक आध किसी को नहीं मालूम हो तो पता नहीं, अगर मीटिंग एंड हो जाए तो दोबारा वो जो लिंक है उसको करके रीज्वाइन कर लेना, क्योंकि मीटिंग मैं देखता नहीं, बीच में अचानक से खत्म हो जाएगी कभी, ठीक है ना, ध्यान रखना, दोबारा उसको रीज्वाइन करिएगा 1 सेकंड का गैप दे के बस। हाँ, एक तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन पे, इसको देखें। ये आपसे कहता है, मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, चले। ये क्वेश्चन कह रहा है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अच्छा, मज़ा आ रहा होगा, अपन हर टर्न पे एक बार स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वाला कुछ ना कुछ मामला जरूर निकालते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, मैं ले लेता हूँ 340 मीटर पर सेकेंड। और अब आपसे कहता हूँ कैलकुलेट इट इन किलोमीटर पर आवर। आपको स्पीड ऑफ साउंड कितनी दी है एयर में, ये दी गई है, कहाँ गई, ये आपको दी है 330 मीटर पर सेकेंड, और आपको काय में कैलकुलेट करनी है, किलोमीटर पर आवर में। यानी आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ये भी यही क्वेश्चन है, वो आपसे कह रहा है यूनिट कन्वर्ट करें। इट इज़ ऑल्सो द क्वेश्चन रिलेटेड विद आवर टॉपिक कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स।
मीटर पर सेकंड में दे रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में बताओ। कोई बात नहीं, बताएंगे जैसे पहले बताते आए वैसे अभी प्रयास करेंगे, है ना। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे जो कह रहा था एज पी इज इक्वल्स टू n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। इसका मतलब ही है आपकी स्पीड ऑफ साउंड चाहे फर्स्ट यूनिट सिस्टम में कैलकुलेट करूँ चाहे सेकंड यूनिट सिस्टम में कैलकुलेट करूँ बराबर ही आएगी। ऐसा तो होगा नहीं सीजीएस में नाप रहे हैं धीरे धीरे चल रही है एसआई में नापने लगे दौड़ गई, दोनों चीज़ों में क्वांटिटी सेम रहेगी। ये पहला प्रिंसिपल सिंपल शब्दों में आपको मैंने समझाया। इसका मतलब जो मेरा की सेंटेंस होगा वो क्या कहेगा, वो कहेगा 340 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू होगा n2 किलोमीटर पर आवर। 340 मीटर पर सेकेंड कुछ ना कुछ किलोमीटर पर आवर होंगे, फिर चाहे 10 किलोमीटर पर आवर हो और चाहे 10,000 किलोमीटर पर आवर हो, जो भी होंगे होंगे ये कन्फर्म है। ठीक, अब जो होंगे सो होंगे को मैंने क्या कहा, इसके बाद आप क्या करते थे, आप उठाते थे डायमेंशंस, इसलिए आप जाएंगे हैंस 340। अब ध्यान देखना ये क्या चीज़ थी, ये स्पीड थी। दो तरीके यहाँ पर लगते हैं, कहीं से भी मैंने कहा फिजिक्स है कहीं से भी समझी जा सकती है अगर समझने में ध्यान दोगे तो। या तो यहाँ दिख रहा हो मीटर पर सेकंड, मीटर का एल और सेकंड का टाइम इनवर्स, यहाँ से भी आप डायमेंशन निकाल सकते हैं भूल गए हो तो। और स्पीड का आपको डायरेक्टली याद है तो वहाँ से रख दें। आप कहाँ से रख रहे हैं, बिल्कुल सही है LT-1। और ऐसे ही N2 में भी LT-1 क्योंकि इधर भी स्पीड है। तो फिर फ़र्क क्या है, फिर मैं अगली बार भी बताता हूँ। फ़र्क ये है कि इधर वाली स्पीड के जो लेंथ टाइम होंगे ये फर्स्ट सिस्टम के होंगे और इधर वाले ये सेकंड सिस्टम के होंगे। तो मैंने 2 लिख दिए हैं, क्लियर हो गया। इधर L1 T1 हो गए, उधर आपके कितने हो गए L2 T2। अब लास्ट कहानी जो हमने हर बार किया और हर बार क्या किया, इसको आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब आपको मिलेगा N2 इज इक्वल्स टू आपको कितना मिलना चाहिए, ये होगा आपका 340 L1 अपॉन L2 और साथ में T1 अपॉन T2 ये जाएगा और पावर में हो जाएंगे -1। इतनी तो मैथमेटिक्स कर लोगे यार, L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2 पावर -1। अब सबसे खास सवाल, अब जिसमें लोग गलती करते हैं या फिर फंस जाते हैं, आए देखते हैं ध्यान से। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ L1 अपॉन L2। अब बहुत ध्यान देखना, L1 अपॉन L2 कितना आना चाहिए, क्या ख्याल है, L1 की जगह में कितना लूँ, मीटर लेंगे, हाँ। और L2 की जगह कितना ले लूँ, किलोमीटर ले लें, बिल्कुल सही। कैसे, ध्यान दें, जिन्हें डिसीजन नहीं आ रहा वो इधर देखें। L1 अपॉन L2, फिर याद दिलाता हूँ लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम कहाँ मिलेगी, ऊपर झांको ना, ये लाल डिब्बा काहे के लिए बना रखा है, फर्स्ट सिस्टम की लेंथ देखो काहे में नापी जा रही है, मीटर में। सेकंड सिस्टम की लेंथ देखो इसी लाल डिब्बे में काहे में नाप रहे हो, किलोमीटर में। यानी फर्स्ट सिस्टम का लेंथ मीटर में, दूसरे सिस्टम का लेंथ किलोमीटर में। और इसीलिए एक मज़ेदार बात, अब ये हो जाएगा 1/1000 क्योंकि अब की बार किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर दिखने लगा। ये रिवर्स हो गया है, मीटर अपॉन किलोमीटर। तो मीटर में मीटर 1 और किलोमीटर 1000। क्या है, समझ में आता है, हाँ या ना देख के बताएं, नहीं तो फिर दोबारा मैं क्लियर करूँ। क्या यस सर मतलब हाँ के ना, मतलब दोबारा करूँ, ठीक है नहीं, चलो दोबारा दिखा देता हूँ। L1 और L2 थे, L1 फर्स्ट सिस्टम का L1 देख लें आप, मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं, यानी फर्स्ट सिस्टम का L1 मीटर में है। दूसरे सिस्टम में आप जाए L2 आपको अपने आप दिख रहा होगा, ये हमने काय में लिया हुआ है, किलोमीटर में लिया है। और बड़ा कर देता हूँ, इतना बड़ा आप तो दिखेगा किलोमीटर में, तो बस वही रख दिए। L1 मतलब मीटर, L2 मतलब किलोमीटर। ये आपको ध्यान हर क्वेश्चन में रखना पड़ेगा किसमें क्या दिए हुए हैं। अब ऐसे ही सेकंड वाला तो दिख ही जाएगा, मास की जरूरत नहीं थी, T1 T2 थे। जब आप T1 T2 थे अब तक एक मज़ेदार बात हो रही थी, अब तक आप T1 T2 CGS MKS खेल रहे थे, वहाँ दोनों सेकंड थे, 1 हो जाता था। नहीं, यहाँ नहीं होगा। T1 देखें, T1 में लिखा है मीटर पर सेकंड, T1 आपने नापा है सेकंड में, मैं पूरा लिख देता हूँ सेकंड।
जबकि T2 आप देखना किलोमीटर पर आवर, आपने सेकंड टाइम नापा है, मैंने पूरा बड़ा बड़ा लिख दिया आवर, और आपको मालूम है 1 घंटे में, ये तो पहले ही पूछ लिया था ना, 3600 सेकंड होते हैं। बस दैट्स ऑल, हो गया क्वेश्चन। देखो ध्यान से, इसका मतलब आपका N2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, N2 होगा 340 इंटू L1 अपॉन L2 जो था 1/1000, और T1 अपॉन T2 का मतलब 1/3600 और पावर -1। चलो पावर -1 का मीनिंग भी सबको मालूम होगा, यानी ये हो जाएगा 340 इंटू 1/1000 इंटू इनवर्स कर दोगे, यानी कि अब ये तो यार निकाल लोगे, कोई लेंस वाला ये थोड़ी कहेगा। जाके मैं था कि मैंने कहा था N2 इज इक्वल्स टू N2 किया था, और मैं बता रहा था कैसा कौन होगा जो उसे सॉल्व नहीं कर पाएगा। जैसे आप सॉल्व करेंगे 0 0 0, अरे यार इतना तो कर ही लेते, 0 खत्म, 36 इंटू 34 पता नहीं कितना आएगा, जो भी आएगा चलो छोड़, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, 1200 समथिंग, चलो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा यार, इसको क्या करना, यानी आपको समझ में आ जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो आप निकाल लेंगे, तो इसलिए कहा उसमें ऐसे घुमान बात नहीं, आपके लिए सॉल्यूशन है वो कहाँ आ गया, वो देखो ये आ गया, इज इक्वल्स टू दिस मच किलोमीटर पर आवर। क्या अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है, इसलिए मैंने कहा इंटू छोड़े। अब तो ये बताएं डायमेंशनल एनालिसिस का ये पार्ट अपने को समझ में आया या नहीं, कि इस ढंग से अपन कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको क्वांटिटी दी हो, इसकी वैल्यू इतनी है किलोमीटर, इसमें निकालो, तो आप इस ढंग से रखेंगे और इस ढंग से लास्ट का इंटू डिवाइड जो भी होगा उसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हाँ तो एक काम करें, आराम से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें मजे से, ये आपका एक थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्या हुआ, ले लिया जनरली, कोई रह तो नहीं गया बेचारा, चल सबने ले लिया है, तो फिर हम जो है इसको मिटाते हैं, है ना, रब कर दूं, चल बढ़िया। अब आपका काम ये ध्यान रखें, जो आपने PDF है जो आपके पास मौजूद है, उससे फिर मैं आपसे रिपीट करूंगा, कम से कम शुरुआत के 20-25 फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा जो मैंने आपको दिए होंगे। हो सकता है चूँकि हम यहाँ करा रहे हैं, चूँकि आपके रजिस्टर अब सामने दिखते नहीं है, तो ये ध्यान नहीं रहता कि एक आध हो सकता है बीच का हमसे मिस हो गया हो, नहीं ध्यान गया हो, तो उनको भी ध्यान रखना, कम से कम कवर अप कर लेना। कुछ खास फॉर्मूले मैं और आपको बताता हूँ, जैसे मैंने लास्ट टर्न पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, विस्कोसिटी, प्लांक कांस्टेंट ये आपके निकाल दिए होंगे। जब ये निकाल दिए तो उसके बाद कुछ और विशेष फॉर्मूले में चलते हैं, तो ध्यान देखना। अब ये आपके जिस टॉपिक से रिलेट करते हैं वो टॉपिक आपने थोड़ा सा 10th में पढ़ा था, और कुछ आप जो है वो 12th में पढ़ेंगे, लेकिन जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो इसमें से आपको एक ना एक फॉर्मूला ज़रूर मिलता हुआ जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी के मैं पर्टिकुलरली कुछ आपके सामने डायमेंशंस निकाल रहा हूँ। अब आज इनको बढ़ा देता हूँ, इनको भी हम कल तक याद करेंगे। अब चारों एप्लीकेशन हमारे ख़त्म हो गए, इसके बाद अगला टर्न हमारा न्यूमेरिकल टर्न होगा, इसलिए इन सारे फॉर्मूले के बाद एक बार रिवाइज करके बैठिएगा। इलेक्ट्रिसिटी में जब जाते हो तो हमारा ध्यान जाएगा, अब तक हम मास, लेंथ और टाइम के लिए MLT इस्तेमाल कर रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास अब एक क्वांटिटी बढ़ती है। अभी मैंने कहा था आपके पास टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है, 7 + 2, 7 फंडामेंटल्स एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। अभी तक जो हम डायमेंशनल एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे बहुत बेसिक या फंडामेंटल स्टैंडर्ड की थी, केवल हमने मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में जो आपकी क्वांटिटीज़ आती हैं उन्हीं को डिस्कस किया था, ताकि आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने कहा फॉर्म हो जाए। अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, धीरे धीरे क्वांटिटीज़ को हम एडअप करना शुरू करेंगे। जैसे मैंने कहा, जो आप इलेक्ट्रिसिटी पे जाएंगे एक क्वांटिटी आपके लिए बढ़ेगी, और वो आपको मालूम है वो क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट भैया फुर्ती से कर सकते हो, ये होती है इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट पर आप आते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल सिंबल लिया जाता है A, एंड A स्टैंड्स फॉर एम्पियर। समझ में आता है, ठीक है ना। अब A बढ़ गया, कुछ नहीं, A याद रखिएगा किसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। अब इस बेसिस में मैं धीरे धीरे कुछ छोटे छोटे से आपको फॉर्मूले बताता हूँ। सबसे सिंपल वाले की बात करूंगा। सबसे सिंपल है आपका
इलेक्ट्रिक चार्ज। अब सवाल आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला कहाँ से आएगा, कहीं से नहीं। आप जरा थोड़ा सा अपना याद करें, टेंथ में आप पढ़ते थे I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, सबने पढ़ा होगा है ना, जो टेंथ में सब बिना पेपर दिए पास हुए हो। हाँ सब फर्जी वाले टेंथ है इस बार, पता है ना तुम्हें। मैंने कहा I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, इसका मतलब क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू आपका निकलना चाहिए आई टी, निकलेगा Q इज इक्वल्स टू आई टी। और आई टी अगर निकला तो इसलिए डी एफ बोले तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपका कितना आएगा, आई और टी, दिख रहा है आई और टी। आई का मैंने अभी हाल बताया 1 सेकंड पहले, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप रखिएगा ए, और टी फॉर टाइम का तो यार मालूम ही है, 25-30 फॉर्मूले पढ़ चुके, दुनिया भर के 2 किलो सवाल लगा चुके, तो इसका मतलब ये मालूम है, इसका ए टी हो जाएगा। अब जब इलेक्ट्रिक चार्ज आप पढ़ लेते हैं तो एक और उठाता हूँ, नेक्स्ट हम उठाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और चाहो तो ब्रैकेट में लिख देता हूँ इंटेंसिटी। ये आपके लिए आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ फॉर्मूले बताता जा रहा हूँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको अगले साल भी काम में आएंगे और डायमेंशंस में तो काम आने ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एफ अपॉन क्यू। अच्छा, अब अगर थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ना आ गई है तो पढ़ सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। नहीं आया समझ, जैसे आप कहते थे करंट क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम, ऐसे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। चलो अगर आपको सिर्फ इतना याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसका मतलब आपका डायमेंशनल फॉर्मूला डीएफ लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ये ध्यान रखना, समझते आना। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा आपका, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब फोर्स तो मालूम है, इसीलिए समझ में आ रहा होगा मैंने इतना टाइम इनको लाने में क्यों लिया। इसलिए लिया कि भैया यहाँ तक आते आते 2-4 टर्न में पढ़ते पढ़ते कम से कम कुछ लोग, सारों की तो गारंटी नहीं ली जा सकती, लेकिन कुछ लोगों को फॉर्मूले याद होंगे तो उन्हें अब समझ में आता जाएगा कि मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ। MLT-2 और अपॉन में आपने लिया चार्ज का AT, यही हम ले रहे थे। टोटल आप आसानी से निकाल सकते हैं, MLT हो जाएंगे -3, A हो जाएगा -1। अब बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे, हाँ ये किया जा सकता है। अब एक और जाते हैं, ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, अरे तीसरे नंबर पे जाता हूँ, तीसरा वाला जो लेने जा रहा हूँ, ये आपने मैंने कहा ना लास्ट ईयर पढ़ा है, और मैं लिखता हूँ शायद कुछ लोगों को याद आए। यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान करें कि आपने ये नहीं पढ़ा था V इज इक्वल्स टू W/Q, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, या वर्क डन पर यूनिट चार्ज, याद आ जाता है। जैसे आप कहते हैं V इज इक्वल्स टू W/Q, वैसे आपको अब डायमेंशनल फॉर्मूले पे आ जाना चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला आप लेंगे, बिल्कुल सही, बढ़िया। इससे साबित होता है मेरे इस बैच में लड़कियां सब इंटेलिजेंट हैं और लड़के सब आदित्य शर्मा की तरह गधे। कोई तो कितना हो गया, ML² T-2/AT, टोटल कैलकुलेट कर सकते हो, ये हो जाएगा ML² T-3 और A-1। चलो चौथा नंबर बता देते हैं, जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल से आगे जाते हो, ध्यान देखना। अब मैं लिखता हूँ रेजिस्टेंस, ये भी आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है। चलो आदित्य शर्मा है कि भाग गया, पहले जरा देखूं लिस्ट में। आदित्य शर्मा तुम हो? अरे बोल ही नहीं रहा। हाँ बताओ, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ फुर्ती से। अरे ये गलत बात है, ये तुम बेईमानी कर रही हो, उसकी सहायता क्यों कर रही हो? हाँ चलो आदित्य शर्मा तुम बताओ। लो बेचारा भाग गया। हाँ और किसका? हाँ मुझे पता था, मुझे शक था कि तू मोबाइल पे मेरी क्लास खोल के बगल में कुछ और खेलता रहता है। रेजिस्टेंस भूले, रेजिस्टेंस होता था R इज इक्वल्स टू V/I, यही था ना ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR। अरे ओम्स लॉ ही लगाएंगे, और कौन सा लगाने वाले हो।
रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यही था, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अपन सिंपल कहते थे V बराबर आई आर। चलो लाइन थोड़ा सा मिक्सअप नहीं हो जाए, इनको एक काम करें, इधर से थोड़ा ऐसा कर दूँ, है ना। अब ठीक क्या हो जाता है लिखते लिखते कई बार, और सामने बैठते तो समझ में आता है, इसमें दिक्कत हो जाती है। जब V अपॉन आई किया तो ध्यान देखना, इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आएगा आप तो निकाल लोगे। V का हमने रियाल निकाला, ये देखो जहाँ मेरा हाथ घूम रहा है V का 1 सेकंड पहले ऊपर ही लिखा है, मैं पूरा लिख देता हूँ। ये ml स्क्वायर t-3 a-1 अपॉन आई के लिए हम क्या लेंगे, ये रही करंट आपकी कितनी थी एम्पियर में, यानी कि A। दिख गया? इसका मतलब ये आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, तो सीख गए होगे ml स्क्वायर t-3 और a-2। अब पांचवा, और एक पांचवा बताते हैं छोटा सा, और पांचवें के बताऊंगा आपको, ये आपने क्वांटिटी पढ़ी नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसको ध्यान से देखना। ये मैं आप बताता हूँ, ये आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E इंटू एस। आप पूछेंगे एस क्या है, क्या एस बताता हूँ, एस होता है सरफेस एरिया। तुम पूछोगे ई क्या है, तो ई तो हमने अभी यहाँ ली थी, कहाँ चली गई, ये थी सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। चलो ई भी लिख देता हूँ, कहाँ को दिक्कत आए। ई होती है, जैसे ऊपर लिए वहीं से दिख जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये मिल गया तो ध्यान देखो, फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला भी मिल जाएगा। फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ई एस, ई की जगह हम रखेंगे, ई कहाँ गया, ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ तक लास्ट तक आ जाता हूँ, ये वाला नहीं भी दिख रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो स्क्रीनशॉट लोगे तो दिखने लगेगा। ये था MLT-3 A-1 अपॉन, ये याद रखना, कई बार ब्रैकेट नहीं लगाऊं तो उसकी चिंता मत करना, मैं रफ में चल रहा हूँ, आप आराम से चलना। सॉरी, ये आपका हो गया ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, MLT-3 ये वाला हमने कहाँ से लिया, ऊपर से। और एस मैंने क्या कहा, सरफेस एरिया मालूम है, एरिया होता है L स्क्वायर। बस अब इंटू कर देते हैं, इंटू तो आप कर ही सकते हैं, 3 हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे। बस एक इसको तुम फुर्ती से इसका जो है स्क्रीनशॉट लो आज के लिए। फिर फाइनल फार्मूला अगला जो इसके बाद बोर्ड अपन लेंगे, सिर्फ एक फार्मूला निकालूंगा सिर्फ, ठीक, और वहाँ क्लास एंड कर देंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो। निकाल लिया सभी ने, और मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया। चल ठीक है, कोई रह तो नहीं है बेचारा, देख लो एक साइड में, मैं हटाऊंगी, आराम से कर दे, ठीक। अब मैं जाता हूँ, जो मैंने कहा था, अब बस आखिरी फॉर्मूला निकालते हैं, उसके लिए जगह कम पड़ रही थी तो मैंने कहा उसको निकाल के फिर एंड करेंगे हम लोग। और इस बाद अगले टर्न में हम लोग बढ़िया से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान से, अगला मैं लिखता हूँ, जो भी नंबर हो नंबर चेक कर लेना, नंबर मुझे ध्यान नहीं है। ये आपका एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और ये बताता हूँ इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट वो आपको अगले टर्न में समझ में आ जाएगा, ठीक, उसकी चिंता मत कीजिएगा आप। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी में जाते हैं तो एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है, ये कहता है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। और एक मजेदार बात बताता हूँ, जो लास्ट ईयर 10th में इलेक्ट्रिसिटी मेरे यहाँ पढ़े होंगे ना, ध्यान आएगा, कूलॉम्स लॉ के नाम से मैं आपको लिखवाता भी था इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, मैंने कई बार कूलॉम्स लॉ बताया भी था, यही होता था। कूलॉम्स लॉ कहता है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये आपका फोर्स होता है F इज इक्वल्स टू 1/4πε0, यही है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसी के मैं तलाश है, इस लेटर को आप पढ़ते हैं एप्सिलॉन, और 0 को ध्यान होगा, नॉट पढ़ते हैं, या आपको मेरे पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया होगा पढ़ने का पैटर्न। 1/4πε0, साथ में कहता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब हम बात करेंगे Q1 और Q2 समझ में आ रहे होंगे, चार्ज हैं, R आपका डिस्टेंस है। कोई दिक्कत हो तो मैं आप बता देता हूँ, Q1 Q2 आपके
चार्ज है और आर अपना क्या है, आर है अपना डिस्टेंस। अब अगर इस फॉर्मूले को निकालना है तो वैसे ही है जैसे हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाले थे, उसी पैटर्न पे ये भी निकलेगा। पहले एप्सिलॉन को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट मतलब समझ रहे होगे, मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा एप्सिलॉन नॉट, ऊपर जाएगा ये नीचे आएंगे 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। तो मुझे लग रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, और इसलिए ध्यान देखना दैट्स वाई डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल्स टू 1/4 पाई। इसकी जगह मैं कितना रखूँ, 1/4 पाई एम नॉट एल नॉट टी नॉट। सही कह रहे हैं आप, मैं रख देता हूँ क्योंकि याद आ गया ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं, नंबर्स हैं। ये तो होगा एम नॉट एल नॉट टी नॉट, मतलब इनका तो होना ना होना बराबर है। अब हो गए चार्ज। चार्ज से हमने इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत की थी, अब मिट गया है, लेकिन तुम्हें मैं बता देता हूँ, देख लोगे पहले नंबर पे यही था, चार्ज था AT। कोई दिक्कत नहीं, नहीं ध्यान हो कोई समस्या नहीं, और मिट गया है। अभी आपके पास स्क्रीनशॉट है, उसमें चेक कर लीजिएगा। दोनों AT हो गए। फोर्स आपको मालूम ही है MLT -2, और एक मजेदार बात R यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि L, तो ये हो गया L स्क्वायर। अब बचा क्या, बचेगा ये कि पहले तो इसको हटाओ, ये एम नॉट एल नॉट, बस बाकी सब अब ऊपर ही जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो सबसे पहला काम ध्यान दें कि M से चेक करते हैं। M है टोटल -1, केवल एक है नीचे। L देखें एक नीचे है और ये 2 ये नीचे, यानी टोटल हो गए 3, तो तीनों ऊपर जाके हो जाएंगे -3। अब लास्ट T चेक करते हैं। 2T तो ऊपर दिख रहे हैं 2T, और ये -2 ऊपर जाके +2 होगा, -2 ऊपर जाके +2 होगा, यानी T स्क्वायर थर्ड और फोर्थ, यानी T हो जाएंगे 4, और अब लास्ट A हो जाएंगे 2, यानी कि A स्क्वायर। और अब तो समझ में आ गया होगा, तो कैसा खतरनाक पढ़ना है। किसी को फिजिक्स 1 छोड़ के कॉमर्स लेनी हो तभी विचार कर सकता है, ठीक है ना। आ जाए, ये रहा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आराम से। इस बेसिस पे अगले टर्न में हम तमाम सारे क्वेश्चन जो आपने ये चारों में यूजर्स पढ़े हैं, इनको आप एक बार घर में रिवाइज कीजिएगा। अगले टर्न में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस बाद हम मीटिंग एंड कर देंगे। चलें, ले लिया सभी ने, और किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो।